हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम राजबाला है। मैं एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड हूँ। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में वर्किंग हूँ। जैसे कि मैंने अपना एसएससी का बैच 2026 का फाउंडेशन बैच इंग्लिश का स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ, वो भी आपको पता होगा। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के तो नहीं, कुछ के आ रहे थे कि मैं उनको 2026 की स्ट्रेटेजी शेयर करूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2025 में भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, इट मीन्स जो अभी चल रहा है, और बाकी कुछ न्यू होंगे जो 2026 को टारगेट कर रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ट्रस्ट नहीं होगा, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि उनका हो पाएगा, तो वो भी 2026 को टारगेट कर रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि एसएससी-एमटीएस तैयारी करने वाला 12th कर चुका होगा या नहीं भी कर चुका होगा, क्योंकि 10th में तो हम 18 साल के नहीं हो पाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम 12th करने के बाद ही 18 प्लस हो पाते हैं। तो 12th भी कर रखा होगा आपने, जो मुझे देखते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह ही मदर होंगी या फिर मैरिड होंगी, तो वो भी चाह रही होंगी कि हम भी सेल्फ डिपेंड हो जाएं, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करें। जैसे कि मेरा एम था कि मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करूं, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था। हम अपनी बेसिक भी नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे थे, या बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना चाह पा रहे थे। तो इस तरीके से मेरा था कि मैं उनको सपोर्ट कर पाऊं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊं और अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे पाऊं। तो ये सोच के मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो जिस एज ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब हम 90s की हैं, तो हम लोगों की शादी एक ऐसी स्टेज पे हुई थी कि हमारी शादी मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरी एज कैटेगरी की होंगी, हमारी शादी 19 साल से 23 साल के बीच बीच में हो गई थी। ना फोन था हमारे पास, ना हमको इतनी नॉलेज थी, हमें किस चीज की नॉलेज नहीं थी। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सच में नॉलेज नहीं थी। मैं फोन भी, मैंने बीएड जब कर रही थी तब जाके मेरे हाथ में फोन आया था। तो मुझे क्या आता था उसमें, लाल बटन और हरा बटन, इसके अलावा नहीं आता था मुझे फोन की। तो हम लोग इतने अवेयर नहीं थे यार, जैसे आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है। हम लोग वो किताबी कीड़ा समझ लो बस, हमको यह यहाँ उठ जाओ तो उठ जाओ, मतलब अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते थे, कम दिमागी समझ लो। आजकल तो बहुत एडवांस लोग हैं। तो मेरी भी तरह होंगी जिनको प्रॉपर गाइडलाइंस की बहुत कमी थी एक्चुअली हमारी लाइफ में। हम पढ़े, लेकिन क्यों पढ़े नहीं पता, तो गाइडलाइन की बहुत कमी रहती है। तो मुझे वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मैं उन जो अभी 10th कर रहे हैं, 10th कर चुके हैं, या फिर 12th कर चुके हैं, तो वही एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी में ही ऐसी वैकेंसीज आती है, DSSB में भी आती है, रेलवे में भी आती है, जो 10th बेस्ड होती हैं। तो आप ना हर फॉर्म भरा कीजिए, क्योंकि आपका ना 70 से 80%, वो भी मैंने कम बोल दिया, 90% सिलेबस सबका सेम रहता है, चाहे वो आपका 10th बेस्ड एग्जाम हो, 12th बेस्ड एग्जाम हो, या ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम हो। ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम ही रहता है। तो आप करें तैयारी। अब आपको अपना एम पता होगा कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके बाद की चीजें आप बाद में करती हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 12th कर लेते हैं, उसके बाद वो ओपन से ही करते हैं ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन ओपन से करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम होता है। एसएससी में तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं 19 साल के हो के, जिन्होंने सीजीएल क्रैक किया है, सॉरी सीजीएल भी, हाँ सीजीएल भी क्रैक किया, पता नहीं कैसे किया है, पर मैंने देखा है इंटरव्यू में 19 साल के बच्चे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है 20-21 साल हमको ग्रेजुएशन करने में लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो CHSL तो क्लियर कर ही लेते हैं 19 साल की एज में। तो अगर आपकी तैयारी स्टार्टिंग से रहेगी, तैयारी क्या पता है, एमटीएस में और CHSL में आता तो 10th 12th बेस्ड ही, ऐसा तो नहीं है कि वो 12th लेवल के एग्जाम ले रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं होता है, लेवल वही होता है। अब जैसे कि होता क्या है कि गैप हो जाता है, वो जो 10th तक की जो बेसिक चीजें वो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। अगर जो बच्चा 10th के बाद 12th के बाद तुरंत तैयारी स्टार्ट कर रहा है सीजीएल की, तो उसका SST से ही तो आ रहा है सारा, जो कोर सब्जेक्ट है SST के, इकोनॉमिक हो गया आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स हो गया, तो वही तो पूछा जा रहा है, तो वो तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में रहता है, कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रीम डिवाइड हो जाते हैं, कॉमर्स आ जाता है, साइंस आ जाता है, तो वो चीजें टच से अलग हो जाती हैं, और फिर हम वही चीजें दोबारा से पढ़ रहे होते हैं। तो जब आपका टारगेट एक सरकारी नौकरी लेना है, तो क्यों ना आप 10th 12th के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए ये मेरा जो कोर्स है, जो फ्री कोर्स है 2026, वो आपके लिए हेल्प करेगा। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए हेल्पफुल होगी, या जो मैरिड हैं और जिनका पढ़ाई से बहुत गैप हो चुका है, ये उनके लिए भी वीडियो अच्छी साबित होगी, हेल्पफुल साबित होगी। मैं सबको नजर में रखते हुए स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फिर मैं तो कहूंगी एसएससी की आपको तीनों एग्जाम फिल किया करो। एसएससी के तीनों, एमटीएस और CHSL और CGL, जीडी वगैरह भी आता है, सीपीओ वगैरह भी आता है। जैसे सीपीओ में इंग्लिश का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, उसका
थोड़ा ज्यादा रहता है, क्वेश्चंस ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहता है। तो आप सारे फॉर्म फिल क्या कीजिए। रेलवे में जैसे कि एनटीपीसी बेस्ड, 10th बेस्ड भी आता है, 12th बेस्ड भी आता है और ग्रेजुएशन बेस्ड भी आता है। रेलवे में भी एनटीपीसी के फॉर्म्स आते हैं। वो बैंकिंग का लेवल थोड़ा हटके हो जाता है, वो अलग चला जाता है। लेकिन ये एग्जाम ऐसे हैं जिनमें सब कुछ सेम ही रहता है। तो आप सारे फॉर्म भरा कीजिए जिसके लिए भी एलिजिबल हो, वो सारे फॉर्म भरा कीजिए। तो मैं बताती हूँ एसएससी एमटीएस के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी है जो आप एक बार में अटेम्प्ट करने से एमटीएस क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको वो आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेरिट 2 ही सब्जेक्ट से बनती है। क्या होता है आपका, मैथ होता है और रीजनिंग होता है। ठीक है, ये इसमें 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के ही रहते हैं ये। लेकिन ये क्वालिफाइड रहता है, क्वालिफाइड रहता है। मींस आपने सबके मिला के 6 क्वेश्चन भी कर दिए तो आप क्वालिफाइड कर लोगे। क्वालिफाइड बेस का होता, कोई भी कर सकता है ये तो। रीजनिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मतलब देखते ही हो जाता है, पेन पेंसिल भी नहीं उठाना। मेन इसमें क्या रहता है आपका, इंग्लिश रहता है और क्या रहता है आपका, जीएस रहता है। ये 2 सब्जेक्ट इसमें मेन रहता है। लेकिन इसमें इतना भी नहीं है कि इंग्लिश आपको ग्रेजुएशन लेवल की आती है, आती 10th लेवल की है। इतना टफ नहीं पूछते हैं इसमें इंग्लिश। जैसे कि वोकैब वोकैब में अभी देखो अभी भी आ रहे हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं। अभी जैसे इक्विडिटी ने पूछ लिए थे, हालांकि जो हमारा सीजीएल का मेंस हुआ था वो वैसा ही था, पीवाईक्यू बेस्ड ही था। तो मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड होता है, ये एसएससी के सारे एग्जाम पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये समझ लो आपका 80%, 80 से क्या 90% पीवाईक्यू रहता है इसमें। पीवाईक्यू बेस्ड ही रहता है एसएससी का। ओके, तो पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करें आप। पीवाईक्यू में जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक या कोई भी ऐप से आप पास जरूर खरीद लें ताकि आप मॉक प्रैक्टिस कर पाए। पहला काम आप ये करेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये सीजनल खरीदा करें। जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वहां पे सेल आधे रेट में ये चीजें मिल जाती हैं। 300 जैसे 600 का पास टेक्स्ट बुक वाले 300 समथिंग में दे देते हैं, तो आप वो बाय कर सकते हैं। और भी है, ऑलिव ऑलिव बोर्ड करके एक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, वहां से खरीद सकते हैं। कहीं से भी आप मॉक जरूर लगाएं। ठीक है, यहाँ पे पीवाईक्यू बेस्ड भी रहते हैं और न्यू पैटर्न भी रहते हैं, हर तरीके के मॉक यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पास खरीद लेना है। ज्यादा महंगा नहीं आता, 300 तक का आता है ओकेजनली। वैसे तो वो महंगा ही चलता है, 600-700 का समथिंग चलता है, लेकिन अगर आप किसी फेस्टिव सीजन पे खरीदना है तो 300 समथिंग में मिल जाता है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। मैं बुक्स की अगर बात करूं तो मैंने बुक्स बहुत सारी इकट्ठी जरूर कर ली थी। जैसे कि पीडीएफ मेरे को मेरा एक फ्रेंड है वो आरडब्ल्यूए से उसने कोर्स खरीद रखा था। तो कोर्स उसने खरीद रखा था तो उसमें जीके के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक के नोट्स भी थे और साइंस के जो तीनों सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड वर्किंग है तो वो फोटोकॉपी निकाल लेते हैं अपने ऑफिस से, तो मुझे तो इतना नहीं, मुझे तो फ्री मिल गया। आप अगर पीडीएफ के नोट निकलवाओगे तो आपको तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, फोटोकॉपी बहुत महंगी आती है। तो इससे बेटर है कि आप बुक ले लें। बुक के लिए जैसे कि जीएस के लिए आप खरीद सकते हैं फेटमैन, परमार सर की है। ठीक है, अगर बुक आप पढ़ सकते हैं। एक टाइम क्या बंद, जैसे कि मेरी बुक पढ़ने की आदत शायद हट चुकी है, एक टाइम ही तक ही हमें बुक पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने बुक्स बुक्स तो नहीं खरीदी थी, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। मैंने पीडीएफ निकलाई थी, जो हैंड रिटन नोट्स है ना, आरडब्ल्यू चैनल वालों ने डाले हुए थे, मेरे पास हैं। मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे सारे हैंड रिटन नोट्स सारे। कभी कभी मैं स्टक हो जाती हूँ। हैंड रिटन नोट्स सारे मेरे पास हैं, मैं पीडीएफ डलवा दूंगी। ये जीके के सारे पड़े हुए हैं, आप में स्टैटिक जीके भी है और कोर सब्जेक्ट्स एसएसटी के और साइंस के वो भी हैं, जो जो आता है मैं डलवा दूंगी, पीडीएफ डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और एक क्या नाम है उनका, गगन सर नहीं, आदित्य सर की भी है शिवास्त्र करके बुक, शिवास्त्र, आदित्य रंजन, आदित्य, यार स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, आदित्य सही तो लिखी थी, आदित्य रंजन सर। ठीक है, और एक है सुधा करके है, नवीन सर की है, नवीन सर की है स्टैटिक जीके की। नवीन सर की बुक भी ले सकते हो, सुधा करके एक। ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो, इनमें से कोई भी अपनी जीएस के लिए। बाकी हैंड रिटन नोट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी, अगर आप फोन में से या लैपटॉप में से देख के पढ़ सकते हो।
बुक आप यही लें, मतलब इनमें से बुक ले सकते हैं आप। अगर आपके पास लूसेंट भी सजेस्ट करते हैं सब लोग, लूसेंट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी बुक्स आपकी जीके की हो गई हैं। और यूट्यूब की हम बात करें तो यूट्यूब पे भी आप इन्हीं को फॉलो कीजिए, परमार सर को फॉलो कर लीजिए, किसी भी एक टीचर को जिसका आपको समझ आ रहा है। मैंने नवीन सर को फॉलो किया था, परमार सर को इतना नाम होने के बाद भी मैंने नहीं फॉलो किया था। नवीन सर दोनों का इक्वल नाम था। प्रॉब्लम क्या होती है, नवीन सर ने जो पढ़ाया ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है ना। वो ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखेंगे किसी, बहुत स्टेटमेंट अच्छे तरीके से लिखते हैं, जैसे कि 1815 रिवॉल्यूशन, ठीक है। वो यही इसके सब कुछ लिख देंगे कि कब हुई थी, क्यों हुई थी, किसके साथ हुई थी ये। लेकिन परमार सर 1857 रिवॉल्यूशन, मंगल पांडे मेरठ से स्टार्ट हुई 10 मार्च, ऐसा कुछ वो करते हैं। जो इनका एक वी पॉइंट है, पढ़ाते हैं वो भी अच्छा है बहुत, उनका कंटेंट बहुत रीजनेबल होता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वो मुझे क्या होता है, नोट्स बनाने होते हैं साथ के साथ, और वो लिखते हैं तो मैं नोट्स नहीं बना पाती हूँ। तो और सबसे ज्यादा बेस्ट सजेशन मेरे लिए क्या है कि आप जिस टीचर की क्लास लें, यूट्यूब पे बहुत पढ़ी है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्स खरीद रहे हो तो सबका कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। पूरे एसएससी का कोर्स खरीद सकते हो आप, परमार सर जैसे पढ़ाते हैं। तो नोट्स अपने हाथों से ही बनाए, पीडीएफ 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 मत गाए। मैंने देखा यूट्यूब पे, मैं भी देखती थी, तो बच्चे नीचे पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते थे, कोई नहीं पढ़ता वो पीडीएफ, कोई खोल के नहीं देख रहा था। मैं अपने ही हैंड रिटन नोट बनाती थी। इसका फायदा ये होता था कि लिखते लिखते ही चीजें याद हो जाती थी, फिर वो 25-25 बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है कि आप बोलो बहुत रिवाइज करना है, 10 बार रिवाइज करना है, 15 बार रिवाइज करना है, नहीं जरूरत पड़ती है। वो लिखते लिखते ही दिमाग में सेट हो जाता है, ऐसा सेट हो जाता है कि पेपर में वो जरूर क्लिक करेगा कि हाँ पढ़ा था यही होगा, ठीक है। ये जीएस का हो गया स्ट्रेटेजी। क्या करना है आपको, बुक लेनी है तो आप इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद फिर मॉक लगाना है। जैसे ही आपका 60 से 70% कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। चैप्टर वाइज मॉक होते हैं तो चैप्टर वाइज तो आप साथ ही साथ लगाएं, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया चलो मॉक लगाओ। उसके बाद सेक्शनल मॉक होते हैं उन्हें लगाएं, फिर उसके बाद फुल मॉक लगाएं। अगर आपका इतना सिलेबस हो गया तो आप फुल मॉक लगाएं। अभी से लगाना स्टार्ट करें, चीजें अभी से ही स्टार्ट करें, ठीक है। पेपर इजी नहीं होता है नो डाउट, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। मैं सीजीएल की तैयारी कर रही थी तब जाके मुझसे एमटीएस निकला था। तो कॉम्पिटिशन तो रहता है, टफ पेपर नहीं था, बस कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए चीजें होना हो जाती। और हाँ, एग्जाम टाइम में ये बहुत सारी न्यूज आती है, पेपर की कटिंग आ रही है कि न्यूज की कटिंग आ रही है कि वो, उनको अवॉइड किया करो भाई। कोई ऑथेंटिक प्रूफ होगा तो कोई बड़ा टीचर जरूर बोलेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर तो इतने पागल होते हैं कि वो टीचर्स के भी सबका मुंह बंद है, सबकी बोलती बंद है, कोई लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता है विद प्रूफ, अगर कोई चीजें होती हैं तो उनपे आवाजें उठती है, उनपे बोला जाता है। इससे सिर्फ ये होता है, पता है कितने कितने ऐसे हैं कि टेलीग्राम पे चैनल बना बना के कितने उसे पैसे ठग लिए गए हैं कि पेपर लीक हो गया, ये रहा हमारे पास, लो आप पेपर दे आओ। तो इन चीजों को अवॉइड क्या कीजिए। अभी भी मेरे पास बहुत सारे रिप्लाई आ जाते हैं कि आपको क्या लेना देना, इतने 10 लाख लीक हुए हैं, 15 लाख इधर लीक हुए हैं, यहाँ से कोई उनका ऑथेंटिक प्रूफ तो हो। लास्ट ईयर आदित्य रंजन सर ने वैकेंसी बनाई थी, क्या बनाई वैकेंसी, एक वीडियो बनाई थी, सॉरी, क्या लिखा था, 100 की 100% सीटें बिक चुकी हैं। उनसे प्रूफ मांगे गया, अभिनय सर ने खुद बोला था अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो लाओ मुझे दे दो। टीचर्स ने ये भी बोला कि ध्रुव राठी को दो, ध्रुव राठी तो अच्छे से एक्सपोज करता है। भाई ध्रुव राठी नहीं करता, उसके पास जब ऑथेंटिक प्रूफ होता है ना तभी वो इन चीजों को डालता है। तो इन वीडियो को अवॉइड किया करो प्लीज। हमने भी एग्जाम निकाला, हमने कोई पैसे देके नहीं कराया, हमको इतने अमीर नहीं थे कि भाई लो 50 लाख रुपए हमें जीएसटी इंस्पेक्टर बना दो, ठीक है। बचा करो इन चीजों से प्लीज। इंग्लिश की बात करते हैं। पहले तो फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, फाउंडेशन अमन वशिष्ठ सर का है। फाउंडेशन कंप्लीट करें, अपने बेसिक क्लियर करें आप, ठीक है। अमन वशिष्ठ सर से कर सकते हैं आप, अमन वशिष्ठ सर हैं आपके, रानी मैम है, और संजीव ठाकुर सर हैं, RWA के हैं ये। मैंने सिर्फ रानी मैम को फॉलो किया था, मैंने और किसी से नहीं पढ़ा था। मैंने मल्टीपल सोर्स पूरे नहीं किए थे फॉलो। मैंने इंग्लिश रानी मैम से कंप्लीट की थी और जीके मैंने नवीन सर से कंप्लीट की थी। करंट अफेयर के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेस भी ली थी और मैंने परमार सर से भी किया था करंट अफेयर का। करंट अफेयर तो मैं शुरू से नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ जब महीना रह जाता है ना, 1 महीना रह जाता है या 15-20 दिन रह जाते हैं, मैं तभी मैराथन देख लेती हूँ बस। क्योंकि करंट अफेयर तो आएगा तो सबको आ जाएगा, नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, इस तरीके का आता है। पता नहीं करंट अफेयर में, हो सकता है वो करंट अफेयर आपसे 2 साल पुराना पूछ लें,
तो कितनी साल का करंट अफेयर पढ़ोगे? तो करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैराथन देखें और एट द एग्जाम के एंड में देखें, जब आपके 15-20 दिन रह जाए तब। ठीक है, एक ही मैराथन क्लास देख लें और उसको क्या करना है आपको, उसी को करना है फिर आपको रिवाइज, एक ही क्लास को। ठीक है, ये 3 टीचर मैंने फॉलो किए थे। प्रैक्टिस के लिए मैंने ली नहीं थी, मुझे एक्चुअली किसी ने दी थी। एक बुक मेरे पास है, किरण पब्लिकेशन है ना, उससे मैंने प्रैक्टिस की थी, पर ज्यादा नहीं की थी मैंने। वही लगाए थे मॉक, सेक्शनल मॉक है वहां पे, और पीवाईक्यूज भी अलग हैं टेक्स्ट बुक पे। मैंने टेक्स्ट बुक से बार बार क्या लगाए थे, मेरा क्या है कि मेरी बुक पढ़ने की आदत छूट गई है, मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाती, पता नहीं क्यों, ये मेरा वीक पॉइंट है। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि वोकैबुलरी मैंने A to Z रानी मैम की कंप्लीट कर ली। ठीक है, उसके बाद फिर रानी मैम लेके आती थी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू लेके आ रही हैं, या फिर रिसेंटली एग्जाम से पूछी वही पीवाईक्यू लेके आ रही हैं। तो मैं उन्हीं वीडियोस को बार बार देखती थी, उससे मेरा रिवीजन हो जाता था। क्योंकि कोई कितने वर्ड्स रानी मैम से, आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हो तो वो एक वर्ड जाने। रानी मैम का एक अच्छी बात क्या है कि अगर वो ये 4 ऑप्शन के भी वो 5-5 ऑप्शन बता देंगी वोकैब का, है ना। जैसे कि वो कोई वर्ड पढ़ा रही हैं या फ्लैटरी पढ़ा रही हैं, जैसे कि चापलूसी, तो वो इसके ऑप्शन लेके आएंगी। तो वो जो 4 ऑप्शन होंगे ना, वो उनके भी 4 ऑप्शन के 4-4 ऑप्शन बता देंगी। ठीक है, तो हर वर्ड पता नहीं कितनी बार वो रिपीट कर देती है एक ही सेशन में, तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है वो। मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स लाएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उनके बहुत सारे पड़े हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड या पीवाईक्यूज, और आपकी इडियम्स भी पड़े हुए हैं, फ्रेजेस भी पड़े हुए हैं उनकी, और एक प्रपोजिशन के भी चैप्टर पड़ा हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं। ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, हद से हद उनकी क्लासेस आप सबकी बोले तो 15 से 20 क्लासेस होंगी, तो इतना टाइम है, आप उन्हीं 15-20 क्लासेस को 10-10 बार देख लो, खत्म। 2x की स्पीड में एक बार नोट्स बना लो, नॉर्मल स्पीड में देख लो, रिवीजन चल रहा है 2x की स्पीड में, फिर देख लो उन्हें। तो उन्हीं को देख लो ना, 10 बार भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 5-5 बार उन्हीं को देख लो। कितना टाइम है अभी 26 के लिए, सितंबर में जाके एग्जाम होगा आपका, कम से कम 6 से 7 महीने हैं, इतना तो पॉसिबल है। 2 ही सब्जेक्ट तो करने हैं, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और अगर आप तीनों एग्जाम को वो कर रहे हो टारगेट की, आपको तीनों ही एग्जाम निकालने हैं, तो मैथ मैंने आदित्य रंजन सर से करी थी, और RWA पे क्लासेस हैं, 100 से प्लस क्लासेस हैं। RWA पे नीरज सर ने एक फाउंडेशन बैच पढ़ाया था, मैंने उसको देखा था। डे 1 से लेकर डे उन्होंने जितना कराया, आई थिंक उनकी क्लासेस 100 से तो प्लस है, 120 पता नहीं कितनी क्लासेस है, लेकिन 100 से तो प्लस क्लासेस है। मैंने वो क्लासेस देखी थी पूरा इत्मीनान से, छोड़ छोड़ के नहीं, गैप करके नहीं। ठीक है, जैसे कि 6 महीने में आपको बता रही हूँ, तो काफी दिन बैठते हैं 6 महीने में, तो आप एक दिन में एक क्लासेस भी करेंगे ना, तो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी वो क्लासेस। ठीक है, तो आप मैथ्स के लिए वो कर सकते हैं, जैसे कि आप CHSL भी टारगेट कर रहे हैं या CGL भी टारगेट कर रहे हैं, तो मैथ वहां से कर लिए। फिर आदित्य रंजन सर ने 45 डेज मैराथन करके ऐसे करा रखी है, आप उनको करें, उससे क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चीजें की थी। मैंने फिर आदित्य रंजन सर का मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, मुझे उनका अच्छा लगता है पढ़ाना हुआ। अच्छा क्या लगता है, सारे टीचर ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने गगन सर से भी पढ़ा है, लेकिन वो होता है ना, टीचर नहीं चेंज करना है, हर इंसान के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग अलग ही है। आदित्य रंजन सर ने आपको दूसरी ट्रिक्स, ऑलरेडी हर टीचर 2-2 ट्रिक तो बता के चलता है, 2-2 रूल मेथड तो बता के ही चलता है। आदित्य रंजन सर ने आपको 2 मेथड बता दिए, फिर आप पहुंच गए गगन सर के पास, उन्होंने अलग 2, अब हो गए आप कंफ्यूज, चारों में से आपको एक भी याद नहीं हो रहा है, हो सकता है आप चारों को ही मैसअप कर दें, खत्म। ऐसा नहीं करना है, एक ही टीचर को फॉलो करो। आप एक वीक, मैं तो कहती हूँ 1 वीक या 20 दिन भी आपको लग रहा है, तो आप इसी चीज में निकाल लो, टीचर को चूज करने में, एक अच्छा टीचर चूज कर लो, फिर उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, उसी को देखते रहना बार बार। जीके में एक जीवी सर भी हैं, वो भी काफी हैं, जीवी सर, जीवी यही है उनका नाम, जीवी मिथ करके यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं जीके में। ठीक है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में आप इन तीनों टीचर्स को फॉलो करें, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, आप फाउंडेशन उठाएं पहले तो। रानी मैम के 60 गोल्डन रूल्स हैं, 60 गोल्डन रूल्स, वो इनफ है ग्रामर के लिए, मैं बोल रही हूँ इनफ है, नहीं है और कुछ पढ़ने की जरूरत। आप 60 गोल्डन रूल्स पढ़ लो, मैंने भी आपको बताया वो 60 गोल्डन रूल, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी PDF भी डाली हुई है रिटर्न की, आप देख सकते हैं वो। ठीक है, वॉकअप के लिए वही ब्लैक बुक, अगर आपको लेनी है तो आप ले लीजिए, मैंने ब्लैक बुक मुझे दी थी किसी ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने दी थी, नहीं पढ़ी मैंने वो, नहीं है मुझे आदत पढ़ने की, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप ब्लैक बुक लिख सकते हैं, ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं आप।
अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी आदत नहीं है बुक पढ़ने की, मैं बस यूट्यूब से ही रानी मैम की क्लासेस बार बार रिपीट करके देख लेती थी। जैसे कि ए टू जेड सीरीज को मैंने 4 से 5 बार देख लिया होगा। खाना बनाते भी चल रही है, खाना बना रही हूँ चल रही है, कपड़े धो रही हूँ चल रही है, कानों में मैंने लीड लगा के सुन रही हूँ मैं उनको, पीवाई की ले आई तुरंत जाके देख ली। तो ऐसा आपको, सिर्फ मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, आपको इस तरीके से 3 से 4 महीने पढ़ना है बस। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें दिमाग में इतनी फिट हो जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे, दबा के मॉक लगाने हैं, हर तरीके के मॉक लगाने हैं, बार बार मॉक लगाने हैं और मॉक का एनालाइज करना है अच्छे से। ठीक है, तो एमटीएस के लिए आपको इतना करना है। बाकी अगर आपको, वैसे मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा सीजीएल में, मेरा फर्स्ट टाइम सीजीएल मैंने 2 बार दिया है, थर्ड टाइम पे भी मन में लालच आ गया, दे लेती हूँ यार, फ्लो तो चल ही रहा है। तो मैंने बताया था मेरे स्कोर 254 आया। तो सीजीएल में एक बार और करूंगी ट्राई। तो सीजीएल की स्ट्रेटेजी में क्या ही शेयर करूंगी, मुझे खुद ही कमेंट आ जाएंगे, खुद का तो निकला नहीं है, हमें पढ़ाने चली है। लेकिन आप एमटीएस के लिए इतना कर सकते हैं। एमटीएस को लेके मेरा शुरू से ही, मैं मॉक लगाती थी ना, हमें अपने आप पे आ जाता है कॉन्फिडेंट कि हाँ 100% मेरा हो जाएगा। तो मेरी परसेंटाइल आती थी 95 प्लस आती थी, तो मैंने बोल दिया था मेरा एमटीएस तो हो जाएगा। सीजीएल को लेके कॉन्फिडेंट मॉक में भी नहीं आता था क्योंकि स्कोर कम रहते थे। तो प्री मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं निकल गया था, सेकंड टाइम में मेरा प्री निकल गया था। बट मेहनत बहुत की थी, सीजीएल शायद ना निकल पाए, स्कोर बहुत कम है, बाकी तो देखते हैं। ठीक है, तो एमटीएस के लिए आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, ऐसे ही पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा बुक बुक इकट्ठी नहीं करनी है। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ो, बुक से पढ़ना है बुक पढ़ो, लिमिटेड लो, लिमिटेड लो। ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। बाकी मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगी, जो मेरे पास जीके की, जीएस की जो हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं मैं आपको डलवा दूंगी। और मैंने इंग्लिश की ऑलरेडी डलवाए, 60 गोल्डन रूल्स भी डाल रखे हैं मैंने, और वोकैब की भी मैंने डाल रखी है। ठीक है, एमटीएस के लिए तो आप मेरा भी फॉलो कर लेंगे ना तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यही थी आज का स्ट्रेटेजी। बाकी एंड करते हैं वीडियो को। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।